साथियों, पेशवा बाजीराव और राजा अप्पा साहब के साथ कंपनी के प्रतिनिधियों का जो व्यवहार रहा था, उसके बारे में इंग्लिस्तान के प्रसिद्ध वक्ता एडमंड बर्क ने बड़े अच्छे से बयान किया है। बर्क ने 1 दिसंबर सन 1783 को इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश की दूसरी रियासतों के साथ जो दगा की है, उसके संबंध में आपके सामने नीचे लिखी 3 बातें साबित करने का आपसे वादा करता हूँ। पहली बात मैं यह कहता हूँ कि हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक भी राज या राजा या नवाब, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ऐसा नहीं है जिसके साथ अंग्रेज़ों का कोई वास्ता न पड़ा हो और जिसे उन्होंने बेच न डाला हो। मैं फिर कहता हूँ कि बेच न डाला हो। यद्यपि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो कुछ सौदा किया उसे वे अपनी ओर से पूरा नहीं कर सके। दूसरी बात मैं यह कहता हूँ कि एक भी ऐसी संधि नहीं है जो अंग्रेज़ों ने कभी की हो और जिसे उन्होंने तोड़ा न हो। तीसरी बात मैं यह कहता हूँ कि एक भी राजा या राज ऐसा नहीं है जिसने कभी भी कंपनी के ऊपर किसी तरह का एतबार किया हो और जो बिल्कुल बर्बाद न हो गया हो। और कोई भी राजा या राज यदि किसी दर्जे तक भी सुरक्षित या खुशहाल है, तो वह ठीक उस दर्जे तक ही सुरक्षित या खुशहाल है जिस दर्जे तक उसने अंग्रेज़ी कौम पर लगातार अविश्वास किया और उस कौम के साथ अदम्य शत्रुता जारी रखी। मेरी ये तीनों बातें निरअपवाद हैं। मैं कहता हूँ कि पूरे अर्थों में निरअपवाद हैं। ये बातें केवल दूसरी रियासतों के साथ कंपनी के संबंध की हैं, किंतु ठीक इसी तरह की दूसरी बात मैं कंपनी के अपने इलाके के बारे में भी पेश करूंगा। साथियों, ये कहा था एक अंग्रेज एडमंड बर्क ने। साथियों, नागपुर पर कब्जा करने और राजा अप्पा साहब को कैद कर लेने के बाद अंग्रेज़ों के लिए केवल भोंसले राज के आधे इलाके और अनेक छोटे बड़े किलों पर कब्जा करना बाकी रह गया था। मध्य भारत के इन किलों में से अनेक इतने दुर्गम थे कि कई अंग्रेज सेनापतियों ने उनकी मजबूती की बड़ी प्रशंसा की है। एक अंग्रेज लिखता है कि प्रकृति ने इन किलों की भूमि को इसलिए बनाया है कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता के संग्राम यहाँ सफलता के साथ लड़े जा सकें। इनमें से कुछ किलों को भारतीय संरक्षकों ने बड़ी वीरता और आत्म उत्सर्ग के साथ आखिरी दम तक अपने किलों की रक्षा की। फिर भी एक दूसरे के पश्चात राजतीर और त्र्यंबक, तालनेर और असीरगढ़ जैसे लगभग 30 मजबूत किले देखते देखते विदेशियों के हाथों में गए। कहीं जैसे राजदीर में किलेदारों और उनके सिपाहियों का झगड़ा हो गया और सिपाहियों ने अपने ही किले को आग लगा दी। कहीं जैसे त्र्यंबक में राजा अप्पा साहब के भाग जाने का समाचार सुनकर सेना के हाथ पांव फूल गए। कहीं जैसे तालनेर में किलेदार ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर भी अंग्रेजी सेना ने शरणागत शत्रुओं का कत्लेआम कर डाला। अनेक जगह किलेदारों को धन का लोभ देकर उनसे अपने स्वामी और राज के विरुद्ध विश्वासघात कराया गया। पराए सब जगह नागपुर के नए दुधमुहे राजा की ओर से कंपनी के पक्ष में ऐलान बंटवाए गए। सबसे देर असीरगढ़ के किले ने की। इस किले के अंदर अधिकांश अरब सेना थी, जिसने 1 साल से ऊपर तक यानी 7 अप्रैल सन 1819 तक शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की। अंत में असीरगढ़ के पतन के साथ साथ वह समस्त इलाका कंपनी के अधीन हो गया, जो हाल की संधि में उसे प्राप्त हुआ था। साथियों, ये सब हो जाने के बाद केवल अप्पा साहब की कहानी को बयान करना बाकी रह जाता है। 15 मार्च सन 1818 को नागपुर में गिरफ्तार होने के समय से लेकर मृत्यु के समय तक अप्पा साहब की कहानी अत्यंत करुणाजनक और उपन्यास के समान मालूम होती है। अप्पा साहब को कंपनी की कई 100 पैदल और कुछ सवार सेना की निगरानी में जबलपुर के रास्ते नागपुर से इलाहाबाद के लिए रवाना किया गया था। मालूम होता है कि अप्पा साहब के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार उस समय बेहद बुरा था। मार्ग में एक दिन रात के 2 बजे के करीब राचूरी नामक स्थान से अप्पा साहब अपनी गारद की आंख बचाकर और उसी गारद के 6 विश्वस्त हिंदुस्तानी सिपाहियों और 3 सवारों को साथ लेकर एक सिपाही की पोशाक में भाग निकला। कंपनी की ओर से फौरन उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़े बड़े इनामों का ऐलान किया गया और अनेक प्रयत्न किए गए, किंतु कई छोटे बड़े स्थानों में ठहरते हुए अप्पा साहब महादेव पहाड़ी पर पहुंचा, जहां गोंड जाति के लोग उसका स्वागत करने और उसकी सहायता करने के लिए तैयार थे। इन गोंडों की मदद से अप्पा साहब ने चौरागढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि उस समय नागपुर में भी अनेक लोग अप्पा साहब के पक्ष में थे, जो गुप्त रीति से उसे धन इत्यादि की सहायता पहुंचा रहे थे। बरहानपुर में कुछ अरब सेना अप्पा साहब के इंतजार में मौजूद थी। अंग्रेज़ों को जब उसे फिर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त न हो सकी,
तो उन्होंने ऐलान किया कि यदि अप्पा साहब लौट आए तो उन्हें 1 लाख रुपए सालाना की पेंशन पर कंपनी के इलाके के अंदर किसी भी स्थान पर रहने दिया जाएगा। किंतु अप्पा साहब ने यह स्वीकार नहीं किया। उसने अब छत्तीसगढ़ के लोगों, राजा कीरत सिंह और भोपाल के कुछ सरदारों इत्यादि को अपनी ओर करने की कोशिश की। अंत में कर्नल एडम्स के अधीन अंग्रेजी सेना अप्पा साहब को गिरफ्तार करने के लिए कई ओर से महादेव पहाड़ पर पहुंची। अप्पा साहब अपने विश्वस्त अनुचर प्रसिद्ध चीतू पिंडारी और कुछ सवारों सहित असीरगढ़ के किले में दाखिल हो गया। अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया। असीरगढ़ के किले के ठीक नीचे दोनों ओर की सेनाओं में लड़ाई भी हुई। संभव है कि अप्पा साहब को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाता, किंतु ठीक समय पर किले के अंदर से जसवंतराव लार की सेना ने निकलकर अंग्रेजी सेना से अप्पा साहब को बचा लिया। इसके कुछ समय बाद ही वफादार चीतू पिंडारी किसी चीते का शिकार हो गया। असीरगढ़ के किले के अंदर से अप्पा साहब और अंग्रेज़ों में फिर पत्र व्यवहार शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने उसे अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए कहा, किंतु अप्पा साहब ने फिर से इनकार कर दिया। इसके बाद अप्पा साहब फकीर के वेश में केवल एक अनुचर को साथ लेकर बरहानपुर की ओर निकल गया। बरहानपुर उस समय सिंधिया की रियासत में था और सिंधिया अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ चुका था। अप्पा साहब को बरहानपुर छोड़कर लाहौर की राह लेनी पड़ी। कुछ दिनों तक वह एक साधारण व्यक्ति के समान लाहौर में रणजीत सिंह का मेहमान रहा। उसके बाद अप्पा साहब को लाहौर भी छोड़ना पड़ा। लाहौर से चलकर वह हिमालय पहाड़ के अंदर कई बरस तक मंडी की रियासत में वहाँ के राजा का मेहमान रहा। इसके बाद वह फिर मध्य भारत की ओर लौट आया। इस बार उसने जोधपुर रियासत के अंदर महामंदिर नामक सुप्रसिद्ध मंदिर में आश्रय लिया। अंग्रेज़ों ने जोधपुर के राजा पर जोर दिया कि अप्पा साहब को कंपनी के हवाले कर दो, किंतु जोधपुर के राजा मान सिंह ने मंदिर के मान और एशियाई आतिथ्य धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। अंत में जोधपुर के महामंदिर में ही राजा मान सिंह के आतिथ्य में नागपुर के निर्वासित राजा अप्पाजी भोंसले ने अपनी ऐहिक जीवन यात्रा का अंत किया। साथियों, मराठा मंडल के स्तंभ रहे भोंसले राज का अंत होने के बाद होलकर राज ही ऐसा था जिस पर अंग्रेज़ों को कब्जा करना बाकी रह गया था। उसकी कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।